नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। रात भर जारी रही फायरिंग। 14 बीएसएफ चौकियों को बनाया निशाना। 2 नागरिक भी जख्मी। बिहार में तीसरे दौर के मतदान से पहले चुनावी पारा चरम पर। प्रधानमंत्री की आज पटना, नालंदा, हाजीपुर और छपरा में चुनावी रैलियां। एनडीए और महागठबंधन के बीच बढ़ी जुबानी जंग। तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी। कल होगी सम्मेलन की शुरुआत। 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 54 देश करेंगे शिरकत। राजनीतिक आर्थिक संबंधों की मजबूती पर जोर। आतंकी संगठन आईएस ने ली बांग्लादेश में कल हुए धमाकों की जिम्मेदारी। बांग्लादेश में आईएस के आतंक की लगातार तीसरी वारदात। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को दी सतर्कता बरतने की हिदायत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत। मुंबई में खेला जाएगा सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर हैं दोनों टीमें। खबरें अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीती रात फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की लगभग 14 चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। सांबा सेक्टर के रिहायशी इलाकों में हुई इस गोलीबारी में एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि कई मवेशी भी मारे गए हैं। शुक्रवार को भी पाकिस्तानी फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। लगभग 40 दिनों की शांति के बाद जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार के बाद शनिवार की रात भी सांबा में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की। बीएसएफ के सांबा सेक्टर स्थित मंगचूक, चिल्लियारी, चचवाल, रेगाल, सुचेतगढ़, बैंगलाड़ समेत करीब 1 दर्जन पोस्टों पर ये फायरिंग हुई। सांबा के रिहायशी इलाके में एक महिला कैलाशो देवी बुरी तरह जख्मी हो गई, जबकि मवेशियों के साथ कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बीएसएफ ने भी सुखसावे वाली कार्रवाई का माकूल जवाब दिया है। शुक्रवार को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा में बीएसएफ की 9 चौकियों को निशाना बनाकर रात भर गोलीबारी की थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ की मरम्मत कर रहे 2 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले शुक्रवार की शाम मंगूचक सीमा पर हुई गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई थी। रिहायशी इलाकों में गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। जहाँ पे शेलिंग की वजह से कितना नुकसान हुआ है रात को। तो सर, जहाँ पे शाम को ठीक रात को 10-11 बजे से लेके 3 बजे तक हैवी शेलिंग हुई है और पहली बार इतनी तादाद में हुई है। पाकिस्तान ने इतना रेंज बढ़ाया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा बल सीमा पर किसी भी हालात से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। Capable of taking appropriate measures against any mischief that happens from across the border. कांग्रेस ने सीमा पार से रिहायशी इलाकों में गोलीबारी पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी का मानना है कि एनडीए सरकार के लचीले रुख से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों में भय खत्म हो गया है। The complete mamby-pamby approach of this government has emboldened the Pakistani armed forces. They have virtually surrendered India's strategic interests to Pakistan, and we are paying the price for that. रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि सीमा पार से गोलीबारी पर रोक के लिए भारत को पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की जरूरत है। हिंदुस्तान को वेरी क्लियरली पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी तौर पर। हर जवाबी हमला जो हमारा है, कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े इसके बाद इस मामले की कार्रवाई करने के लिए। साथ ही साथ सारी दुनिया को एकजुट होकर पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच 12 सितंबर को हुई महानिदेशक स्तर की वार्ता के बाद संघर्ष विराम का उल्लंघन रुका था, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से फिर से गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात बिहार चुनाव की, जहां तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जी हां, बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का कल शाम शोर जो है वो थम जाएगा। इस दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में जहां मतदान होना है उसमें पटना की 14, सारण की 10, वैशाली की 8,
नालंदा और भोजपुर की 7-7 सीटें हैं और बक्सर की 4 सीट शामिल है। प्रचार के आखिरी दिनों में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी प्रचार मैदान में मोर्चा संभालने जा रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों का सिलसिला भी जारी है। आपके आशीर्वाद से परमिशन मिली है। 2000, 5000, 10,000 रुपया चाहिए, भले बनारस का। डॉक्टर अरुण कुमार, इतनी बड़ी विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा समेत 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। छपरा में रैली के बाद प्रधानमंत्री हाजीपुर, नालंदा और पटना में चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 26 और 27 अक्टूबर को भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 26 अक्टूबर को सीवान और बक्सर, जबकि 27 अक्टूबर को बेतिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री की सभाएं होंगी। 2000, 5000, 10,000 रुपया चाहिए। और दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में 28 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले कल 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। राहुल सोमवार को पश्चिमी चंपारण जिले में 2 और सीतामढ़ी में 1 रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी बरबीघा, बेगूसराय और चेनारी में 3 रैलियां कर चुके हैं। प्रेसिडेंट श्री अशोक चौधरी जी यहां से आते हैं। सीधा रुख करेंगे पटना का। रविंद्र सिंह श्योराण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, तीसरे दौर के लिए जाहिर तौर पे चुनावी पारा जो है वो चरम पर है। एनडीए महागठबंधन जो है सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री की रैलियां होने वाली हैं, राहुल गांधी की भी रैलियां होने वाली हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, आज प्रधानमंत्री की 4 रैलियां होने वाली हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण अलग अलग जगह पे हो रही हैं। जो नालंदा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। उसके बाद हाजीपुर और वैशाली में जो रैली होने वाली है वो क्षेत्र तीसरे दौर के चुनाव में मतदान के लिए जो वो दोनों क्षेत्र जा रहे हैं। और छपरा में जो रैली होने वाली है ये गृह जिला है राजीव प्रताप रूडी का, वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो रैली करने वाले हैं। तो सारी जो रैलियां हैं बड़ी अहम इस बार हो रही हैं ये रैली। और 28 तारीख के मतदान के बीच में क्योंकि 12 दिन का गैप आ गया था, इसलिए प्रधानमंत्री ने करीब 10 दिन पहले आखिरी रैली जो है बिहार में संबोधित किया था। उसके बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा हो गया था कि प्रधानमंत्री की रैलियां कैंसिल की जा रही हैं, उसका कारण क्या है। तो अब जो है प्रधानमंत्री वो सारी कोशिश करेंगे पूरी करने की कि जो कमियां रह गई हैं या जो जिस तरह का कंफ्यूजन हुआ है उसको दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी लगातार रैलियां कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ चंपारण में कल जो है रैली होगी राहुल गांधी की, वो भी इस बार पूरे जो बचा हुआ दौर है उसमें 7 रैलियां को संबोधित करने वाले हैं। सोनिया गांधी के आने का भी कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। तो लगातार सब नेता जो हैं, बड़े नेता हर पार्टी के, वो अब बचे हुए मतदान जो 3 क्योंकि दौर बच गए हैं और उन 3 दौर में करीब 150 सीटें हैं। बड़ी महत्वपूर्ण ये बचा हुआ जो मतदान का चरण है वो हो जाता है। और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो पहले 2 जो चरण हुए हैं उनमें जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं वोटर्स की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी पार्टी किसी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचा जाए, चाहे रैलियों के माध्यम से, चाहे एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से, ताकि अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए, अपनी नीतियों को उनको बताने के लिए और जो दृष्टिकोण भविष्य में वो लेकर अगर सरकार में आते हैं बिल्कुल तीसरे चरण के सब अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। लेकर के जी शुक्रिया रविंद्र हमसे बातचीत के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री जहां आज 4 रैलियां करने वाले हैं तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बिहार में प्रचार की कमान संभाल रखी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल बिहार में कई रैलियां की तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की दावेदारी को मजबूत बनाया। बीजेपी के निशाने पर फिलहाल महागठबंधन है। पार्टी का दावा है कि जीत हासिल करने के बाद वो प्रदेश का कायाकल्प कर देगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को सीवान में चुनावी सभा की। उन्होंने महागठबंधन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरजेडी और जेडीयू से बीते 25 सालों का हिसाब मांगा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रदेश की तरक्की के लिए दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में तरक्की की नई इबारत लिखी गई। अब देखते रहिए, मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब अभी अपना झारखंड, ये सभी जगह पे ये सारे काम हो चुके हैं, बिहार में नहीं हुआ। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के पास विकास का रोड मैप है। अगले 3 चरणों के मतदान को लेकर बीजेपी काफी आक्रामक दिख रही है। एक तरफ अमित शाह अपनी रैलियों में यह दावा करते दिख रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करने वाली है। दूसरी तरफ अरुण जेटली ने भी इस बात को कई बार दोहराया है कि एक स्पष्ट लाभ और लीड हमारी है। इट इज एडवांटेज बीजेपी। और जो अगले 3 राउंड्स हैं, उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिसमें एक तरफा स्वीप की स्थिति भी बन सकती है। बीजेपी के लिए आगे के 3 चरण बेहद अहम हैं। इन्हीं इलाकों में बीते चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। लिहाजा पार्टी जानती है कि जीत हासिल करने के लिए इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बात चाहे रैली की हो या फिर बयानबाजी की, महागठबंधन के दल भी अब बचे हुए 3 दौरों के लिए एनडीए को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में हैं। आरजेडी और जेडीयू जैसे दल तीसरे चरण के मतदान के इलाकों में धुआंधार रैली और चुनावी सभा करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 8 चुनावी सभाएं की, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया, लेकिन सबके निशाने पर बीजेपी ही रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर पहले से ज्यादा हमलावर होते दिख रहे हैं। वो अपने भाषणों में बीजेपी को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। शनिवार की रैलियों में उन्होंने बीते 2 कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया, तो वहीं बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि उसे गांव देहातों में रहने वालों की फिक्र नहीं है। शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम गांव को इस कदर बना देना चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग ये मोदी जी के स्मार्ट सिटी की तरफ झांकने भी नहीं जाएंगे। ऐसा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोपों में भाषाओं के इस्तेमाल पर भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। मुंह से अब शब्द किनके निकलते हैं, जुबान किनकी फिसलती है, उन्हीं की फिसलती है जिनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उन्हीं की जुबान फिसलती है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी कई इलाकों में चुनावी सभाएं की। बक्सर में समर्थकों ने अनूठे अंदाज में उनका स्वागत किया। लालू यादव ने हमेशा की तरह यहां भी जंगल राज बनाम मंडल राज के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बोला था कि जंगल पार्ट 2 बा, हमरा जंगल में कहा घूमता रहो, बैलन वापस जाओ। लालू यादव ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा करने में वो नाकाम रहे। लालू यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और खबरों पर नजर। इधर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। वेतन बढ़ोतरी समेत 17 मांगों को लेकर 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल को खत्म करने की दिशा में दिल्ली सरकार और नगर निगम की ओर से भी ठोस पहल नहीं की जा रही है। सड़कों पर फैला ये कचरा पटपड़गंज इलाके का है। ये इलाका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पहले भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके सफाई कर्मचारी इस बार बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कि अभी तो हमने दिल्ली में हड़ताल शुरू की है, काम बंद हड़ताल शुरू की है। अब हमने जो राष्ट्रीय लेवल की जितने भी संगठन है उनको आमंत्रित किया है और हम इस मुहिम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में चलाए काम बंद हड़ताल कर देंगे। लोगों को हो रही परेशानियों के बीच सफाई कर्मचारियों की मांगों पर दिल्ली सरकार और एमसीडी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में लगे हैं। हम फिर भी मंगलवार जाएंगे, उससे बात करेंगे। उससे पहले हम सोमवार को एलजी के पास जा रहे हैं बात करने के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता को
इस गंद में तो हम रहने देने के नहीं रहने दें, ऐसी कटिबद्धता हमारी है। दिल्ली नगर निगम को के फाइनेंशियल क्राइसिस को मिटिगेट करने की जिम्मेदारी सीधी सीधी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार जो हमारा पैसा रोक के बैठी हुई है, उस पैसे को वो जल्द जारी करे। आज हम किस तरह से भी कोशिश करके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे पा रहे हैं आज तक, कल का क्या होगा अभी कह पाना मुश्किल है। तो कर्मचारियों की मांग जायज़ है, मैं कर्मचारियों की मांग को नाजायज़ नहीं ठहराता हूँ। तीनों नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से लोग एक बार फिर से गंदगी के अंबार के बीच जीने को मजबूर हैं। जून में भी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिससे दिल्ली में जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया था। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर विवाद हो गया है। आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि इस कोष से 8 लाख रुपए तक एक डांस ग्रुप को विदेश जाने के लिए दिया गया। विपक्ष इस मसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांग रहा है, तो मुख्यमंत्री सभी नियमों का पालन होने का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र इन दिनों सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस ग्रुप को दिसंबर में बैंकॉक भेजने के लिए 8 लाख रुपए देने पर विवाद हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गिलगली के आरटीआई आवेदन से इसका खुलासा हुआ। ये मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसे स्पेशल केस बनाते हुए इस तरह के पैसे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जिस संस्था के अध्यक्ष है, उसी संस्था को इस तरह के 8 लाख रुपए जब हम डांस करने के लिए देते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और एनसीपी का आरोप है कि इससे किसानों के प्रति संवेदनहीनता का पता चलता है। अगर इसका उपयोग इस तरह से हो रहा है तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी सही मायने में सूखा हो या आत्महत्याओं का विषय हो, किसानों का विषय हो, गरीबों का विषय हो, इसके बारे में इनमें कुछ संवेदनशीलता है या नहीं, ये प्रश्न उभरता है। और निश्चित तौर पर इसके बारे में हम जवाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि उन लोगों से पैसा वसूल किया जाए। अगर नहीं वसूल कर पाती है सरकार तो मुख्यमंत्री अपने निजी फंड से ये गरीब सहायता निधि में पैसे वापस करें। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से भी सफाई आई। कहा गया कि डांस ग्रुप को दिए गए पैसों का सूखे के लिए मिले दान से कोई वास्ता नहीं है। There are 3 types of CM funds. One is for drought, one is for Jalil Shivar, and there is a third fund, out of which 25% of fund is reserved for cultural activities. And out of that 25% reserved fund, we sponsor people for cultural activities. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत कोष पर एक जनहित याचिका मुंबई हाई कोर्ट में लंबित है, जिसके बाद पिछली सरकार ने संस्थाओं और निजी आवेदनों पर फैसला नहीं करने का निर्णय लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दाल की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरों पर छापेमारी का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में 13 राज्यों में करीब 75,000 टन दालें जब्त की गई। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक से दाल पकड़ी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो दाल मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर सस्ते दामों पर दालें उपलब्ध कराने के उपाय करें। और अब महिलाएं भी लड़ाकू विमान उड़ा सकेंगी। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में महिलाओं के लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए हामी भर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। ऐसी पहली महिला लड़ाकू पायलट एयरफोर्स एकेडमी के इसी बैच में चुनी जाएंगी। इससे पहले वायुसेना की 83वीं वर्षगांठ पर एयर चीफ मार्शल अरूप राह ने कहा था कि वायुसेना महिलाओं को भी लड़ाकू विमानों की कमान सौंपने की योजना बना रही है। भारतीय वायुसेना में अभी कुल 1300 महिला ऑफिसर्स हैं। इनमें से ज्यादातर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर हैं। फिलहाल इनका काम जमीनी कामकाज से ही जुड़ा है, जबकि वायुसेना में महिला पायलटों की कुल संख्या 110 है, जो फिलहाल परिवहन, विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सिटीजन जर्नलिस्ट में बनारस में गंगा नदी पर बने 128 साल पुराने जर्जर पुल का हाल।
साहित्य में एक आला मकाम। डोगरी की पहली कवियत्री। हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कि हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है। इंसानियत है जिनका मजहब। भगवान ने ऊपर से हमें नीचे भेजा, तब उसने ये बनाकर नहीं भेजा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ साहित्यकार पद्मा सचदेव से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में कल से तीसरा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें अफ्रीका के सभी 54 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। मुख्य शिखर वार्ता 29 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के प्रमुखों के साथ बैठकें भी करेंगे। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के लिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम सज धज के तैयार है। करीब 2000 प्रतिनिधियों का स्वागत भी जोरों शोरों पर है। 21वीं सदी में भारत में होने वाला ये सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 54 देश शामिल होंगे और 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मौजूद रहेंगे। I can assure you there will be daily briefings in the media center. In fact, more than 700 journalists have already registered for this, so this itself tells you the high amount of interest that exists both in India and in Africa for this very momentous event. इस शिखर सम्मेलन का आगाज 26 अक्टूबर यानी सोमवार को होगा। 26 अक्टूबर को ही विदेश सचिवों का सम्मेलन होगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी। 28 अक्टूबर को अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों का आगमन होगा और 29 अक्टूबर को होगा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन। हालांकि सम्मेलन 29 अक्टूबर को औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे और आखिर में जारी किया जाएगा दिल्ली घोषणा पत्र, जिसमें भारत और अफ्रीका के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की नई रूपरेखा का ऐलान किया जाएगा। I think this is a very important opportunity to keep reminding ourselves that we have a very strong partnership, we have a very strong relationship, we have to keep growing that relationship and to also explore new horizons for that engagement, which is what the summit is going to be about. भारत अफ्रीका के संबंधों को जरूरतों के अनुसार ढालने के लिए 2008 में भारत अफ्रीका फोरम की स्थापना की गई थी, जिसे आज और बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। India and Africa, the relationship is not from 2 years ago, 10 years ago, 20 years ago, or 30 years ago. It is more than this. So do you want to stop it? दुनिया के 54 देशों का ये समूह भारत की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भी काफी अहम है। इसीलिए पहली बार समिट में सभी अफ्रीकी देशों को न्योता दिया गया है। इसके पहले के सम्मेलनों में अफ्रीकन यूनियन की सलाह पर मात्र 15 देश ही शामिल होते थे। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने पर जोर दिया है। संसद भवन परिसर में कल ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आध्यात्म के सहारे हिंसा और सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। कुरियन ने कार्यक्रम इनहैंसिंग द इनर पावर के दौरान ये बातें कही। That I am of the view that if we accept that real spirituality, this clashes on the name of religion will disappear. No need of clashes in the name of religion because after all, what we say, Vasudeva. बांग्लादेश में कल एक शिया मस्जिद के नजदीक हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। राजधानी ढाका के हुस्नी दलान इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में हाल के दिनों में आतंकी संगठन आईएस की ओर से इस तीसरी घटना को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपीय देशों ने ढाका में रहने वाले दूतावास कर्मियों को अतिरिक्त सुरक्षा बरतने और यात्रा से संबंधी सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को कल गिरफ्तार कर लिया गया। अदीब की गिरफ्तारी राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन की नाव में कुछ दिन पहले हुए धमाकों के आरोप में हुई।
गृहमंत्री उमर नसीर ने ट्विटर पर बताया कि सिंगापुर से मालदीव लौटते वक्त अदीब को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उन पर देशद्रोह जैसे आरोप लगाए गए हैं। और अब बात आपकी आवाज की। जी हां, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हर बार एक नया शख्स बनता है सिटीजन रिपोर्टर और बताता है एक ऐसी खबर जिसका सरोकार है हम सब से। यहां हम जानते हैं कि कैसे प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सफर खतरनाक हो गया है। आपकी आवाज में आज हमारे सिटीजन रिपोर्टर आपके सामने लाए हैं पुराने हो चले रेलवे पुल की खबर। इन पुलों से रोजाना दर्जनों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन जर्जर हो चुके ये पुल सीधे सीधे हादसे को दावत दे रहे हैं। आइए देखते हैं वाराणसी से सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रजेश सिंह की आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट। बनारस में गंगा नदी पर बना मालवीय पुल लगभग 128 साल पुराना है। ये पुल अपनी मियाद पूरी कर चुका है, फिर भी रेलवे द्वारा यहाँ पर हजारों यात्रियों की जान को खतरे में डालकर सफर कराया जाता है। लगभग 128 साल पुराने इस पुल की हालत जर्जर हो चुकी है। आप देख सकते हैं पटरियों में नट्स गायब हैं। यहाँ पर प्लेटों के बीच आप गैप भी देख सकते हैं। प्लेटों के बीच आप गैप भी देख सकते हैं। बारिश के समय में, बाढ़ के मौसम में इस पुल की हालत और भी खराब हो जाती है। खतरे से खाली नहीं है इस पुल पे सफर करना। यही कारण है कि यहाँ पर ट्रेनों को धीरे धीरे पास कराया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा रेलवे और भारत सरकार से कि इन पुलों के बदले क्या नया पुल बनेगा या फिर हजारों यात्रियों की जान को ऐसे ही खतरे में डाला जाएगा। काशी का मालवीय पुल बड़े हादसे के इंतजार में है। वक्त के थपेड़ों को झेलता हुआ 1000 मीटर लंबा ये पुल जर्जर हो चुका है। पुल की मियाद कुछ साल पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी के कारण रोजाना लाखों यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। पटरियों के जॉइंट को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स और उनमें गायब नट बोल्ट्स। ये तस्वीरें हैं बनारस में गंगा नदी पर बने मालवीय पुल की, जहां कई जगहों पर ऐसा ही नजारा है। पुल की हालत खस्ता है, फिर भी ट्रेनें धड़ल्ले से गुजर रही हैं। 24 घंटे में इस पुल से दर्जनों ट्रेनें लाखों यात्रियों को लेकर गुजरती हैं, लेकिन सुरक्षा की परवाह किसी को नहीं। जहां तक बात रेलवे की है तो पुल की हालत देखकर उनकी संजीदगी को समझा जा सकता है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब हरदा रेल हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया था। इसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। 4 अगस्त की रात को हुआ यह हादसा माचक नदी पर बने पुल के नीचे से मिट्टी खिसक जाने से हुआ। लेकिन इस तरह के भयानक हादसों से भी रेलवे और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के एक लिखित जवाब के मुताबिक देश में रेलवे ट्रैक पर 1,38,912 पुल हैं। इनमें से 35,437 पुल यानी 25% से ज्यादा 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। बीते 5 सालों में 4,338 पुलों को सुधारने का काम हुआ। एक तरफ तो सरकार देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों पुल अपनी उम्र को पार कर चुके हैं। ऐसे में यात्री चाहते हैं कि सफर की तेजी से पहले सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। अभी आप देख रहे थे वाराणसी के मालवीय रेलवे पुल की कहानी, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। फिलहाल पुल की हालत नासाज है और फौरन इलाज होना जरूरी है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास है ऐसी ही कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर।
और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, रात भर जारी रही फायरिंग, 14 बीएसएफ चौकियों को बनाया निशाना, 2 नागरिक भी जख्मी। बिहार में तीसरे दौर के मतदान से पहले चुनावी पारा चरम पर, प्रधानमंत्री की आज पटना, नालंदा, हाजीपुर और छपरा में चुनावी रैलियां, एनडीए और महागठबंधन के बीच बढ़ी जुबानी जंग। तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी, कल होगी सम्मेलन की शुरुआत, 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 54 देश करेंगे शिरकत, राजनीतिक आर्थिक संबंधों की मजबूती पर जोर। आतंकी संगठन आईएस ने ली बांग्लादेश में कल हुए धमाकों की जिम्मेदारी, बांग्लादेश में आईएस के आतंक की लगातार तीसरी वारदात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को दी सतर्कता बरतने की हिदायत। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, मुंबई में खेला जाएगा सीरीज का 5वां और आखिरी मैच, 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर दोनों टीमें।